नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी ये अपराध की कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की जो कहानी है वो इनकाउंटर की है। आप अक्सर ही सुनते हैं कि आज इस अपराधी का इनकाउंटर कर दिया गया। समय समय पर यह बात आपको सुनने में मिलती है। कई बार इनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं, कई बार अपराधी के जो पैर में गोली लगती है उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और इलाज के बाद उसे फिर जेल भेज दिया जाता है। कई बार इनकाउंटर में पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज देती है। एनकाउंटर की खूब चर्चा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एनकाउंटर का इतिहास क्या है और भारत में एनकाउंटर की शुरुआत कब हुई और कब से भारत में एनकाउंटर किया जाने लगा और उस एनकाउंटर के क्या नतीजे भारत में निकले। आज के इस एपिसोड में हम आपको पूरे इनकाउंटर की कहानी बताएंगे कि भारत में कब से पहला इनकाउंटर शुरू हुआ और अब क्या हालात हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की। इनकाउंटर सबको सुनने में आता है। आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन एनकाउंटर की जो शुरुआत हुई थी वो आजादी से पहले हुई थी। पुलिस की फाइल में जो पहला एनकाउंटर दर्ज है वो 1924 का है, जिसमें से सीताराम राजू नाम के एक व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया था, जिससे अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम उस समय बहुत परेशान हुआ करते थे। बात दरअसल यह है कि बात 1882 की है कि अंग्रेजों ने मद्रास में वन अधिनियम को लागू किया और इससे स्थानीय जो आदिवासी थे उन आदिवासियों को जलावन, मतलब जो लकड़ी जो जलती है, जलाने के लिए लकड़ी वन से काट करके आदिवासी इस्तेमाल करते हैं, उस पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ पेड़ पर भी रोक लगा दी गई कि पेड़ की भी कटान नहीं होगी। इसके जो विरोध में 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह कर दिया, जिसे रंपा विद्रोह का नाम दिया गया। अल्लूरी ने आदिवासियों को हथियार चलाना सिखाया और एकजुट किया। ये जो वन कानून लागू किया गया कि वन से जलाने की जो लकड़ियां हैं, खाना बनाने की लकड़ियां हैं, वो नहीं काटी जाएंगी। 2 साल तक ये आंदोलन चला और जो पुलिस थी अंग्रेजों की वो और निजाम की जो पुलिस थी, मतलब जो हैदराबाद का निजाम है उसकी जो पुलिस थी, इन दोनों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया और कहा जाता है कि उस समय इन दोनों ने 40 लाख रुपए से ज्यादा ये सीताराम राजू की तलाश में खर्च किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी जंगल में पकड़ा और ब्रिटिश और हैदराबाद पुलिस ने उन्हें 7 मई 1924 को पकड़ा और पेड़ में बांध करके गोली मार दी गई। पुलिस ने इस एनकाउंटर को अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और बताया गया कि यह एनकाउंटर है। इसी वजह से भारत का पहला एनकाउंटर इसे कहा जाता है। एनकाउंटर की मास जो शुरुआत हुई, मतलब बड़े पैमाने पर जो शुरुआत हुई, वो महाराष्ट्र में हुई, मुंबई में हुई। क्योंकि मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था, अंडरवर्ल्ड की जो सियासत थी वो 1950 के आसपास से शुरू हुई। भारत यानी आजाद हुआ और आजादी के बाद से ही अंडरवर्ल्ड की शुरुआत मुंबई में हुई। और जब अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मुंबई के लोगों को परेशान करना शुरू किया। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भी डाला। इसके बाद भी अंडरवर्ल्ड की हरकतें नहीं रुकी। तब पुलिस ने इनकाउंटर मॉडल शुरू किया और जो स्मगलिंग, फिरौती, रैंसम, इन सब के जो धंधे में लोग लगे हुए थे उनके एनकाउंटर की शुरुआत की। कहा जाता है कि
जो पहला एनकाउंटर हुआ मुंबई में, उस समय दाऊद गैंग का एक बड़ा माफिया हुआ करता था, मन्या। पुलिस ने बहुत सारे लोगों की एक टीम बनाई मन्या को पकड़ने के लिए, और उन लोग पकड़ नहीं पाए। 11 जनवरी 1982 की बात है कि 18 पुलिस वाले मन्या के इंतजार में बैठे हुए थे। पुलिस वालों को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मन्या आने वाला है, और जैसे ही मन्या टैक्सी से बाहर निकला, पुलिस वाले वहां घात लगा करके बैठे हुए थे। पुलिस को देखते ही मन्या ने पिस्टल निकालनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उससे पहले मन्या पर गोली चला दी, और इस हमले में, इस एनकाउंटर में मल्ल्या की मौत हो गई। मुंबई पुलिस का इसे पहला एनकाउंटर कहा जाता है कि इस पर, इसकी जो मन्या के शूट आउट पर एक फिल्म भी बनी है। इसके बाद भी मुंबई में जो गैंग वार था, मुंबई में जो हफ्ता वसूली थी, मुंबई में जो तस्करी का धंधा था, जो अंडरवर्ल्ड चलाता था, उस पर कोई रोक नहीं लग पाई। डी कंपनी, छोटा राजन, अश्विन नायक, अरुण गौली, अबू सलीम, इन सारे गैंग्स का आतंक धीरे 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 बढ़ता रहा। कहा जाता है कि 1982 और 2004 के बीच में 422 गैंगस्टर मुंबई में मार गिरे गए। पुलिस ने उन्हें मार गिराया, और इसी एनकाउंटर करने में पुलिस की तरफ से जो मिस्टर विजय सालस्कर, रविंद्र अगड़े, दया नाइक और प्रफुल्ल घोसले के साथ साथ एक प्रदीप शर्मा पुलिस अधिकारी थे, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। हम बात करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर की शुरुआत है वो कहां से हुई। उत्तर प्रदेश में बड़े अपराधी तो नहीं थे, लेकिन यहां का जो बीहड़ था, जो इसे चंबल कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगता है, उस इलाके में डकैतों का बहुत आतंक हुआ करता था। डकैत जब चाहते थे, इलाके के जो बड़े सेठ होते थे उन्हें उठा लिया करते थे, और उनसे वसूली करके, पैसा वसूली करके ही उन्हें छोड़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि डकैत उनसे हफ्ता वसूली करने लगते थे। कई बार हफ्ते में अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो महीने में उनसे पैसा लेते थे। जो आसपास के लोग थे, जंगल के इलाके के करीब 10, 20, 25 किलोमीटर के लोग, वो बहुत परेशान हो गए। उस इलाके में काम करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तब जो है उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी, उन लोगों ने एक साझा ऑपरेशन चलाया, और कहा जाता है कि 1960 का दशक था, उसमें कुछ ज्यादा ही आतंक बढ़ गया था, और पुलिस कई बार कोशिश करती थी डकैतों को पकड़ने की, लेकिन पुलिस के पास उतने सारे संसाधन भी नहीं होते थे, जिसकी वजह से डकैत पकड़े नहीं जाते थे। पुलिस के सामने समस्या यह भी होती थी कि जो डकैत हैं वो गांव वालों को मिला करके चलते थे, और पुलिस को इन्फॉर्मर नहीं मिला करते थे। इस वजह से भी पुलिस को दिक्कत हुआ करती थी। बात 1970 की है, जब यूपी पुलिस ने डकैतों के सफाये के लिए ऑपरेशन चंबल घाटी लॉन्च किया, और इसकी जो कमान थी वो दी गई जो तेज तर्रार आईपीएस अफसर थे, मिस्टर अजय पाल शर्मा। अजय राज शर्मा को जब ये कमान दी गई, तो अजय राज शर्मा ने डकैतों पर विशेष तौर पर काम शुरू किया, और सबसे जो पहली जो मुठभेड़ हुई वो जंगा फूला गैंग के साथ उनके पुलिस की हुई। एक मुखबिर ने बताया था कि जंगा फूला गैंग रात में जो है धौलपुर के गांव में आकर के रुकेगा। पुलिस की टीम वहां पहुंची अजय राज शर्मा की अगुवाई में, और 22 घंटे तक गोली चली। इस गोलीबारी में जंगा फूला गैंग के 12 जो डकैत थे वो मारे गए। इस एनकाउंटर में पुलिस के रिकॉर्ड में ये एनकाउंटर दर्ज किया गया, और इसके बाद से ही
पुलिस और डकैतों के बीच लगातार एनकाउंटर होते रहे और उसी एनकाउंटर में छविराम सिंह यादव, निर्भय गुज्जर, पान तोमर, शिव कुमार उर्फ ददुआ, ये सब बड़े बड़े जो डकैत हुआ करते थे वो मारे गए। और बहुत सारे डकैतों ने इस दौरान सरेंडर भी किया, जिसमें से फूलन देवी थी, मलखान सिंह थे, मोहर सिंह थे, बलवंत सिंह तोमर थे। और ये जो एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ ये फिर कभी थमा नहीं। ये एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सबसे बड़ा एनकाउंटर था वो था माफिया सरगना श्री प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में किया गया। उस एनकाउंटर की खूब चर्चा हुई, पूरी दुनिया में उस एनकाउंटर की चर्चा हुई। और उसी एनकाउंटर के लिए, श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर या पकड़ने के लिए ही पुलिस ने, मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उसने एक एसआईटी मतलब एसटीएफ बनाई थी, स्पेशल टास्क फोर्स। और उसी स्पेशल टास्क फोर्स ने श्री प्रकाश शुक्ला को 90 के दशक में मार गिराया। एसटीएफ ने उसके बाद बहुत सारे एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश में। विकास दुबे का एनकाउंटर भी खूब चर्चा में रहा, जिसने कानपुर में कई पुलिस वालों को, रात में जो पुलिस वाले उसे पकड़ने गए थे उनके साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। विकास दुबे ने अत्याधुनिक हथियारों से, कहा जाता है AK-47 से फायर किया और कई पुलिस वाले, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले इस मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस वाले तो मारे गए लेकिन विकास दुबे वहां से भाग निकला और विकास दुबे ने जाकर के भोपाल में भोपाल पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दी। भोपाल से उसे कोर्ट में पेश किया गया और जब एसटीएफ उसे रास्ते में लेकर के आ रही थी तो कानपुर से थोड़ा पहले वो जो विकास दुबे था उसके साथी जो थे वो उसे छुड़ाने की कोशिश किए और एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के बाद जो सबसे चर्चित एनकाउंटर हुआ वो अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। असद का एनकाउंटर प्रयागराज में एक मर्डर हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल हत्याकांड में सामने से गोली चलाते हुए पुलिस को असद दिखा था और करीब 1 महीने के भीतर पुलिस ने उसे झांसी के पास मोटरसाइकिल से जाते हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर पर, विकास दुबे के एनकाउंटर पर और असद के एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, लेकिन इन सवालों के बीच एनकाउंटर पुलिस का जारी है। पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो इस एनकाउंटर की पुलिस की तरफ से एक मुकदमा भी लिखा जाता है और उस मुकदमे की जांच तो पुलिस करती ही करती है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दे रखी है, उस गाइडलाइन के तहत जो एनएचआरसी होती है उस एनएचआरसी को भी इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है और कई बार इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एनकाउंटर की जांच भी देता है और इस एनकाउंटर करने वाले बहुत सारे पुलिसकर्मी आज की तारीख में जेल में भी हैं। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं, पिछले 6 साल में देश भर में जो एनकाउंटर किलिंग का जो ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है। संसद से लिया है। संसद में एक सवाल के जवाब में ये बताया गया था 2016-17 में 169 एनकाउंटर हुए, 17-18 में 155, 18-19 में 156, 19-20 में 112, 20-21 में 82 और 21-22 में 39 एनकाउंटर हुए। ये जो एनकाउंटर करने वाले जो स्टेट हैं उनमें नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है जिसमें 259 एनकाउंटर किए गए। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का जहां 110 एनकाउंटर हुए, असम में 79, जम्मू कश्मीर में 45 और झारखंड में 52 एनकाउंटर किए गए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है एनकाउंटर को लेकर के खूब चर्चा होती है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब भी कहा गया था कि ये एनकाउंटर नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी जांच हुई और जांच में पाया गया कि एनकाउंटर ही है। एनकाउंटर
दो तरह का होता है। एक एनकाउंटर होता है जिसमें अपराधी की मौत हो जाती है, जबकि उसी एनकाउंटर, बहुत सारे एनकाउंटर में पुलिस अपराधियों को पकड़ लेती है, उनके पैर में गोली मारती है। एनकाउंटर के बारे में कहा जाता है कि जब पुलिस और अपराधी का सामना हो तो पुलिस को सबसे पहले उसके घुटने से नीचे अपराधी के गोली मारनी होती है। उत्तर प्रदेश में जो 6 साल का योगी सरकार का टेन्योर रहा है, इसमें 10,792 एनकाउंटर हुए हैं और 183 अपराधियों की मौत हुई है। 15 पुलिस कर्मियों ने भी इसमें जान गंवाई है। 4911 अपराधी और 1424 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। 2017 में 28 इन लोग मारे गए, एनकाउंटर में अपराधी मारे गए। 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 और 23 में 14 एनकाउंटर हुए। जो विकास दुबे का एनकाउंटर रहा उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, और बहुत सारे एनकाउंटर हुए। गुजरात में बहुत सारे एनकाउंटर हुए जिनकी खूब चर्चा हुई। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ, जिस एक के अलावा, सोहराबुद्दीन के अलावा और भी कई एनकाउंटर हुए गुजरात में, इसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर हमारा फोकस है, और एनकाउंटर का जो नियम है वो क्या कहता है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। जो हमारा कानून है और जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें वैसे तो एनकाउंटर शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन कानून में एनकाउंटर को जस्टिफाई या लीगलाइज दोनों नहीं किया गया है। मतलब न तो जस्टिफाई किया गया है और न उसे लीगल बताया गया है। लेकिन कानून में साफ कहा गया है कि सरकार किसी इंसान से उसके जीवन जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पर ही छीन सकती है। एनकाउंटर का ये नेगेटिव पहलू है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पुलिस की जो सीआरपीसी है, उस सीआरपीसी की धारा जो 46 है, उसमें कहा जाता है कि अगर अपराधी पर पुलिस इन 3 हालातों में गोली चलाता है तो पुलिस उस पर गोली चला सकती है। पहला, अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है, तब उसे पुलिस एनकाउंटर में गोली मार सकती है। पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है, तब भी पुलिस पर हमला करता है तो वो आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर सकती है। ये 3 बिंदु है, लेकिन इन 3 बिंदुओं में कहीं भी एनकाउंटर में ये जस्टिफाई नहीं किया गया है कि आप किसी अपराधी के भेजे में गोली मारेंगे या उसके पेट में गोली मारेंगे, बल्कि जो कमर का हिस्सा है उससे नीचे गोली मारने की बात कही जाती है। जो आईपीसी का एक सेक्शन है 100, उसके अनुसार हमलावर से जान के खतरे की सूरत में ही आत्मरक्षा का अधिकार है। एक और सेक्शन है आईपीसी का 97, जिसके तहत यह कहा जाता है कि आत्मरक्षा के तहत बल प्रयोग किया जा सकता है जब लगे कि हमलावर के हमले से, मतलब पुलिस वाले की मौत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट तरह तरह के आदेश बीच बीच में जारी करता रहता है एनकाउंटर के लिए। एनकाउंटर के लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2014 को, जो उस समय के चीफ जस्टिस हुआ करते थे मिस्टर आर एम लोढ़ा और जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन की बेंच ने एक फैसले में एनकाउंटर का जिक्र किया था, और उस एनकाउंटर में कहा था कि अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है। और कुछ नियम, कुछ गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई, जिसमें कहा गया कि जब भी पुलिस को किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिले तो उसे केस डायरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाए। अगर पुलिस की तरफ से गोलीबारी में किसी की मौत की सूचना मिलती है तो तुरंत प्रभाव से धारा 157 के तहत बिना किसी देरी के कोर्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
इसके अलावा पूरे घटनाक्रम की सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से जांच करवाना भी जरूरी है और उसकी निगरानी एक सीनियर पुलिस अधिकारी करेगा जो उस एनकाउंटर में शामिल रहा हो, उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर व्यक्ति की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच होनी जरूरी है और इसकी जो न्यायिक जो रिपोर्ट आती है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। जब तक स्वतंत्र जांच में किसी तरह का शक पैदा नहीं होता है तब तक एनएचआरसी को जांच में शामिल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि कोई संदेह है तो एनएचआरसी उस मामले में जांच कर सकता है। ये तो रही हमारे देश में इनकाउंटर की कहानी। आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।